राम कथा का अगला भाग। मिथिला में राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर मिल रहा था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि, मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से ही टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर जो मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेशा भिजवा दूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले देखे जाने लायक थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रहे थे। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुशोभित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार लगे हुए थे। एक एक घर से मंगल गीत गाए जा रहे थे। मुख्य द्वार पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देखने के लिए लालायित हो रही थी। राम सीता की जोड़ी कैसे भी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति।
कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। महाराज दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल ही मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठीं। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा।